नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी पेपर जो है सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर 2 का हिस्सा है ये, मतलब एग्जाम यहाँ एसएसटी से रिलेटेड जो है सोशल साइंस से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इन टॉपिक्स से जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को भी तैयार करना है। क्वेश्चंस के साथ साथ ध्यान रखिएगा, मैंने सभी टॉपिक्स पर सिंगल वीडियोज़ बना रखा है कंप्लीट। आप उसको देख लेंगे तो आपको इससे बाहर जो है आपके लिए क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरा जो है वादा है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की जो है संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर की स्वयं संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, किस राजपूत जो है राजा ने नहीं की थी। तो इसका सही आंसर है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। मेवाड़ के जो राजा थे वो महाराणा प्रताप ने उनकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसके लिए फिर हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, हम सभी को याद होगा। उसके बाद महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, ध्यान रखिएगा राणा अमर सिंह, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से। राणा अमर सिंह ने 1615 में जाकर के जहांगीर के साथ जो है मतलब जो है मतलब उनका जो है संप्रभुता स्वीकार कर ली थी, संधि कर लिया था एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी जो है ट्रांसफर करी थी, वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी जो है आप गवर्नमेंट जो है सेक्टर का एग्जाम ले लीजिए तो यहाँ पे पूछा जाएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किस कारण किया था, ये आदेश दिया था। तो इसके बहुत सारे कारण बताए जाते थे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो प्रशासनिक कारण, ठीक है, ये याद रखना, एक प्रशासनिक कारण था, और दूसरा मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप प्रशासनिक कारण में टिक लगाइएगा, मंगोल आक्रमणकारी। अगर आपको ये ना दिया जाए तो मंगोल आक्रमणकारी लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व जो है नामक जो कर है, जिसे हम सिंचाई कर के नाम से जानते हैं, लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो देखिए हक ए सर्व को हम सिंचाई कर कहते हैं, और दिल्ली का पहला जो सुल्तान था उसका सही नाम है फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा, तो ये थे दलीप सिंह। आंसर हो गया ऑप्शन डी, दलीप सिंह थे। ध्यान रखिएगा, सिख संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी इनके गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे, तो गुरुओं के पूरे क्रम को अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था। तो टीपू सुल्तान जो कि जिसकी मृत्यु हुई थी 1799 में, और ये कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो चौथा, इन दोनों के बीच में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी याद रखना, मैसूर युद्ध हुआ था। और कितने हुए थे युद्ध, 4 हुए थे। इस आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लड़ा गया था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, वेले जली। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से वेले जली, ठीक है, वेले जली वर्सेस सुल्तान टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। सबसे कम आयु में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद। सबसे अधिक जो है होगा कि सबसे अधिक सालों तक जो है भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो अबुल कलाम आजाद इसका सही आंसर है। क्योंकि इन्होंने जो अध्यक्षता की थी 40 से 1940 में ये अध्यक्षता स्वीकार हुआ था, और उसके बाद 46 तक तो ये करते रहते, ठीक है। तो लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये बात याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। सबसे अधिक जो है सालों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, ठीक है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 की ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, किसने लिया था? ये नमक आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसमें भाग लिया था, तीनों ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये तीनों ही जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। तो आंसर आपको डी लगा देना है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत का चुनाव करना है। तो देखिए, पहली बात तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में आयोजित हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। और ये क्यों आयोजित किया गया था? साइमन जो है कमीशन की रिपोर्ट पर इसको चर्चा करनी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें जो है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर गलत है। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कांग्रेस ने कब किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कौन ऐसे थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, B.R. अंबेडकर। और ये इन्होंने क्यों भाग लिया था, ये भी बात याद रखिएगा। तो पृथक निर्वाचक जो है मंडल के लिए जो है कि जो है की मांग रखने के लिए जाते थे, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मांग रखने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो जिक्र मिलता है वो चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों के द्वारा मिलता है। चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, वो है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो है वो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहां पर स्थित है? देखिए, शंकराचार्य का इस समय विवाद भी चल रहा है, तो ये एसएसटी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चार मठ थे वो है जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी और श्रृंगेरी। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे इसका सही जवाब होगा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो एलोरा की जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किया था वो है राष्ट्रकूटों के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। शून्य की खोज की थी, तो शून्य की खोज जो है एक भारतीय के द्वारा किया था, और भारतीय का खैर नाम तो नहीं दिया गया है, अज्ञात भारतीयों के द्वारा किया गया था। फिर बाद में जो है भारतीयों से जो है अरबों ने इसे सीखा, अरबों ने सीखा और अरबों से जो है ये सीधा चला गया यूरोप में, ठीक है। फिर जाकर के इसका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। फिर इसका वैल्यू जो है मतलब यूरोप वासियों ने जो है इसकी सही कीमत समझी कि जीरो का मतलब क्या है, और इस तरीके से बात यह समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है? तो देखिए, एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिन्होंने जो है लक्ष्मी माता की जो है आकृति के जो है सिक्के जारी किए थे, तो वह है मोहम्मद गौरी के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकायदा डिटेल्ड में मैंने जो है ये वीडियो बना रखा है मुगल शासकों के संबंध में, है ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड वीडियो है। किसी भी बुक को आप खरीद लीजिए, कोई भी बुक, है ना, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उतने क्वेश्चंस आपको किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने चार बुक्स को पढ़ करके मैंने वहां से निकालते हुए सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आप एक बार देख लोगे तो सारा का सारा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। बाकायदा डिटेल में भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। चलिए, भूगोल की किस निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? तो भूगोल की किस शाखा में भूगोल और पृथ्वी विज्ञान का मिलता है? तो देखिए, आर्थिक से लेना देना मानव से नहीं होगा, भौतिक भूगोल होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही युग्म को देखना है। एंजल जलप्रपात जो है स्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के दोनों देशों के बीच सीमा जो है। और तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो जीव जंतु थे उनका उपचार मवेशी करते थे, तो कोई ऐसा जो है इंजेक्शन या दवा दी जाती थी जो वो एक दर्द निवारक दवा होती थी। ठीक है, वो मवेशी जो है अपने जानवरों को देते थे, जैसे भैंस को दे दिया, भेड़ को दे दिया। फिर उनको खा करके डे बाय डे धीरे धीरे, अब एक बार में तो होगा नहीं, ऐसा करते 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 भाई गांव में तो बहुत सारे जानवर मरते होंगे, पर गिद्ध तो उनके लिए खाना है, तो वो ऐसा करते करते उनकी धीरे धीरे किडनी जो है उनकी कोलैप्स कर जाती थी। ठीक है, उस दवा के असर से। तो वो दवा का हमें नाम बताना है। तो डाइक्लोफिनेक नाम इसका सही है। डिक्लोफिनेक या डाइक्लोफिनेक, इस तरीके से आंसर होगा आपको। तो इस नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब तो गिद्ध गायब ही हो गए, यही इसका मूल कारण था। अभी इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो मरुस्थल की बात करें तो इसका सही आंसर है, देखिए, सुंदरबन, कोंकण और पश्चिमी घाट तो नहीं हो सकता, आंसर हो गया लद्दाख। ये एक शीत मरुस्थल भी कहते हैं, इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र मत्स्य जो है प्रचुर है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है और जापान का जो पश्चिमी तट है, ये समुद्री पालन के लिए, है ना, बहुत अच्छा माना जाता है। इसका इसलिए होता है क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, तो जो है मछलियों के लिए एक बहुत बढ़िया वातावरण होता है, तो वहाँ पे मछलियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, ये गर्म और ठंडी धाराएं है कौन सी, ये बात आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो गर्म जो धारा है वो है गल्फ स्ट्रीम, और ठंडी धारा का नाम है लेब्राडोर। ठीक है, तो इन दो धाराओं के बीच में जो है मत्स्य पालन बहुत ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र है? ठीक है, तो सबसे पर्यावरण मित्र है ऑटोमोबाइल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन में डॉट 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 पर्यावरण मित्र है ऐसा? तो सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, जो कि कार में इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक पर्यावरण फ्रेंडली माना जाता है, इको फ्रेंडली माना जाता है। ठीक है, एलपीजी तो घर में यूज होता है ना। पीएनजी जो है ये भी घर में होता है, पीएनजी जो पाइपलाइन वाली गैस होती है। ठीक है, KG-16 मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? तो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है, वह नरौरा तो है, जो कि उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम भी है, ये तमिलनाडु में है। पोखरण तो नहीं हो सकता, पोखरण नहीं है। तारापुर जो है, तारापुर है, ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में है। तो ये सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन पोखरण नहीं है। ठीक है, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है? बहुत बाकायदा डिटेल में एनिमल्स वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से इसको बनाया। देखिए, याद रखिएगा, एसएसटी देने जा रहे हो तो सीडीपी में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सीडीपी में एक एनिमल वाला टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उसको तैयार कर लेना। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जितना भी कुछ आपको मटीरियल पढ़ने का होगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, निम्न पर हमें विचार करना है। तो कानून के समक्ष जो है समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति और मत का अधिकार, उपरोक्त में से किसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो देखिए, कानून के समक्ष जो है सभी समान है, ये प्रावधान हमारे किया गया है। आर्टिकल, इसका संबंध है आर्टिकल 13 से भी है,
आर्टिकल 15 से भी है ना। तो ये सारे जो है आर्टिकल जो है ये बताते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति, तो आर्टिकल जो 17 है इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन मत देने का अधिकार जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है भारतीय संविधान में, इसका ये एक जो है इसे कह सकते हैं कि एक कानूनी अधिकार दिया गया है। तो यहां पे मत अधिकार हटा देंगे, आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जिम्मेदार है या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ना कि संसद के प्रति। कई बार क्वेश्चन में ये लोकसभा शब्द हटा देते फिर संसद दे देते। जब ऐसा ना हो कि लोकसभा ना दिया हो तब आप संसद लगाइएगा, लेकिन वैसे आपको आंसर यही लगाना है। तो यहां पे देखिए, ए असत्य है और बी सत्य दिया गया है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, मतलब पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को जो है मतलब बर्खास्त कर सकता है। तो आंसर यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, ये बात सही है। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में की गई थी और इसके जो है स्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्होंने एकेश्वरवाद का जो है समर्थन किया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना, अवतारवाद का विरोध किया था। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो तार्किक जो होता है ना, जो धर्म को जिस तरीके से तार्किकता में बात करनी चाहिए वो इन्होंने कहा था, ठीक है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा का योगदान भी दिया था और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। इस तरीके से देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही हैं, आंसर हो गया ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी विचारधारा का उदाहरण नहीं है या रूढ़िवादी चित्रण, है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो भाई देखो मेकअप तो महिला ही करती है, तो ये तो जेंडर वाला हो गया कि मेकअप जो करेगी वो लड़की करेगी, तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप है, हो गया, ठीक है। पर हमें ढूंढना उदाहरण नहीं है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति के द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, एक महिला को पति के द्वारा, तो ये माना जा रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई आदमी जो है गाड़ी चलाएगा, ठीक है, और वो महिला, तो महिला द्वारा भी पति को तो छोड़ा जा सकता था, नहीं, लेकिन ये नहीं, तो ये भी एक रूढ़िवादी जो है जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती दिख रही है, तो देखिए फुटबॉल खेल रही है एक, तो पहली बात वो भी लड़की, है ना, तो यहां पे ये जो है इसका उदाहरण नहीं मानेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, सुबह सुबह मम्मी के द्वारा जो है सुबह की चाय बनाना, ठीक है। आदमी भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी स्टीरियोटाइप वाला है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। तो इस तरीके के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।